हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज का वीडियो हमारा रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का मैराथन क्लास। यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करूँगी और जितने भी टॉपिक्स मैंने इस क्लास में मेंशन किए हैं वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप असेसमेंट फॉर लर्निंग की बुक को पढ़ते हैं या इसके सिलेबस को समझना चाहते हैं तो आपको 3 टर्म्स में डिफरेंस करना ज़रूर आना चाहिए। ये 3 टर्म्स आपके हैं, मेज़रमेंट, असेसमेंट और आपका इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि मेज़रमेंट क्या होता है। मेज़रमेंट जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति को उसकी किसी एक विशेषता के आधार पे, किसी एक गुण के आधार पे कोई अंक प्रदान कर देते हैं तो ये होता है उसका मापन। मान लीजिए आप बहुत सारे बच्चों की हाइट नाप रहे हैं तो आप उसकी किस गुण को माप रहे हैं? ऊंचाई को, और ऊंचाई के आधार पे आप उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते जाते हैं तो ये क्या हुआ? उसका मापन। लेकिन जब आप कर रहे होते हैं आकलन, असेसमेंट, तो यहाँ पे आप एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और ये देखते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर ज्ञात करना कि किस हद तक आपने जो ऑब्जेक्टिव आपके रखे हुए थे वो प्राप्त कर लिए हैं। इसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन, मापन के सभी पक्षों की व्याख्या करना। मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि आप बच्चों की हाइट नाप रहे हैं, आपने सभी बच्चों की हाइट नाप ली और उसको अंक प्रदान कर दिया, लेकिन जब आप इन्हीं अंकों में तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए ये बताते हैं कि सोहन की हाइट पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा है, मोहन की सबसे कम है, गीता सेकंड लास्ट पे है, सीता सेकंड लास्ट पे है, ऐसे करके जब आप इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लड़कियों में सबसे लंबी रिया है, डॉली है, ऐसे ऐसे करके जब आप इनको एक्सप्लेन करते हैं जो आपने मेज़र किया है, तो जब आप मेजरिंग को विद एक्सप्लेनेशन जोड़ देते हैं तो वो आपका हो जाता है मूल्यांकन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो वहाँ पे आप इक्वेशन भी बना सकते हैं। इवैल्यूएशन इज़ इक्वल टू मेज़र प्लस आपका उसको व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मापन की। देखिए फ्रेंड्स, मेज़र और मापन करने से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और यहाँ पे आपसे मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे मापन की परिभाषा एक ब्रैडफील्ड ने दी है कि मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्हों विशेष में प्रकट करने की प्रक्रिया है जिससे यथा वस्तु और क्रिया के गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूपों में प्रकट किया जाता है। और ये कैसा होता है मापन? ये होता है अंकीय प्रदान करना या चिन्हों में प्रदान करना। मतलब जब आप गुणों को चिन्हों में बदल देते हैं तो ये आपका मापन कहलाता है। और इसके 4 अंग होते हैं। इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति, वस्तु या फिर एक प्रोसेस होना चाहिए जिसकी विशेषता मापी जानी है। फिर उस विशेषता का नाम पता होना चाहिए जिसका कि मापन होना है। फिर आपको पता होना चाहिए टूल एंड मेथड्स का कि आप कौन से टूल और कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए एक मापने वाला यानी मेजरिंग करने वाला। तो यहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो जिसकी की विशेषता आप मापेंगे, फिर वह विशेषता जिसको कि आपको मापना है। मान लीजिए आप हाइट नाप रहे थे, आप हाइट को मेज़र कर रहे थे, तो सबसे पहले तो आपके पास बच्चे होने चाहिए जिनकी कि आप हाइट में मेजर करेंगे। फिर अब आपके पास बच्चे हैं तो आप मापेंगे क्या? बच्चों का हाइट सेकंड हो गया। इसके बाद आप हाइट के लिए क्या यूज़ करेंगे? आप हाइट स्टैंड यूज करेंगे। तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ आपका उपकरण। और जब आप माप रहे हैं तो उसकी विधि लगा रहे हैं। और फिर कौन माप रहा है? आप माप रहे हैं। तो आप कौन हैं? आप मापन करता है। तो ये कुछ 4 अंग मापन के रहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाता है शैक्षिक मापन। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे शैक्षिक मापन भी पूछा जाता है तो आप पहले मापन को डिफाइन करेंगे, फिर एक लाइन में लिखेंगे कि जब मापन को शिक्षा में प्रयोग किया जाता है तो यही शैक्षिक मापन का स्वरूप धारण कर लेता है। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, शैक्षिक मापन इज इक्वल टू शिक्षा प्लस मापन, यानी शैक्षिक प्रक्रिया का मापन। अब छात्र की बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व और शैक्षिक उपलब्धियों, यानी छात्र की जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसका एटीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड है, उसके इंटरेस्ट हैं,
उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स, इन सभी को निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों और इकाई अंकों में प्रकट करना ही आपका शैक्षिक मापन कहलाता है। अब शैक्षिक मापन के पद, तो शैक्षिक मापन में भी 4 ही पद होते हैं, लेकिन ये मापन से अलग होते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप पहले उस गुण को बताते हैं, उस ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करते हैं और उसकी परिभाषा देते हैं कि हमें ये बच्चे में मापना है। मान लीजिए आप बच्चों का जो इंटेलिजेंसी लेवल है वो पता लगाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स में लिखेंगे कि उद्देश्य क्या है आपका, बच्चों का बौद्धिक स्तर पता लगाना। फिर आप देखेंगे कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। आप इसके लिए क्वेश्चनेयर मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए एक टैली करवा सकते हैं बच्चों से, आप रेटिंग स्केल करवा सकते हैं, आप उनका जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट ले सकते हैं, कोई भी जो बुद्धि परीक्षण होता है वो। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे उपयुक्त मापन उपकरण और विधियों का चयन। जब आप पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे, फिर उसका टूल डिसाइड कर लेंगे, टूल के बाद आप अपना प्रोसेस करेंगे, यानी आप उस टूल को यूज़ करेंगे। मापन उपकरण और विधि का प्रयोग और उसका चयन एवं प्रशासन, यहाँ पे प्रशासन वर्ड भी ऐड कर लेंगे। अब आपने कर लिया उसका प्रशासन और वो प्रोसेस भी हो गई है, तो जो आउटकम निकल के आएगा, आप अपने रिज़ल्ट को लिखेंगे और जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे उनको लिखने के साथ ही आपका शैक्षिक मापन समाप्त हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको उनको मापन के जो आपके परिणाम निकल के आए हैं उनको लिखना है, उनको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि अगर आप उनको एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके इवैल्यूएशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ही अंग होते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट आता है मापन के कार्य, यानी मापन से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मापन से आप बच्चों के बारे में खोज कर सकते हैं, बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, बच्चों की तुलना कर सकते हैं, मतलब आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस बच्चे की नीड किस तरह की है, कौन सा बच्चा कितना अचीव कर पाता है, कौन सा बच्चा कितना अचीव नहीं कर पाता। आप बच्चों के बारे में पूर्व कथन दे सकते हैं कि ये बच्चा ये क्षमताएँ रखता है, इसलिए ये इतना काम कर पाएगा। इसके अलावा आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं, उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता या फिर उनका जो गुण आपने मापा है उसकी क्षमता के आधार पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ ये मापन के कार्य हैं, आप इनको हेडिंग के रूप में यूज़ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है मापन के प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, कहीं पे मापन के कुछ प्रकार लिखे हैं, कहीं पे कुछ लिखे हैं, लेकिन ये कुछ बेसिस पे होते हैं। मैंने बहुत सर्च करने के बाद इसको देखा है। तो सबसे पहले आता है मापन चरों के आधार पर, जो मेज़रमेंट के वेरिएबल्स होते हैं उनके बेसिस पे। सेकंड आता है आपका जो लेवल्स होते हैं उसके आधार पे, और थर्ड आता है आपका जो आपके मेजरमेंट टूल होते हैं और जो आपके रिज़ल्ट निकल के आते हैं उसके बेस पे जो मेज़रमेंट है आपका वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मापन के चरों के आधार पे। तो मापन के चर 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं मापने के लिए, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में आपके गुण आ जाते हैं, जैसे कि आपके शैक्षिक क्षमता से संबंधित गुण मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा मात्रात्मक में आपके 2 प्रकार के चर रहते हैं, एक आपके सतत और दूसरे आपके असतत, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस। तो जो आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपके पॉइंट वाले जो संख्याएं हैं ये आ जाती हैं, जैसे 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, ऐसे करते हुए ये आपके कॉन्टिन्यूअसली चलते चले जाते हैं। जबकि जो आपके डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं, ये अपने आप में कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। सेकंड आपका टाइप आता है स्तरीय पैमाने के आधार पे, यानी आपका जो लेवल्स है इसके आधार पे। तो यहाँ पे ये एस स्टीवेंसन ने दिए थे और इनका एक निमोनिक है NOIR, यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, और इनके बारे में मल्टीपल टाइम आपसे पूछा गया है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है आपका नामित मापन, यानी किसी को नाम देना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कक्षा में देख रहे हैं कि कितने लड़के और कितने लड़कियाँ हैं, तो आप उनको लड़के और लड़की में डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक गुण हुआ। आप किस गुण के आधार पे उनको अलग कर रहे हैं,
आप उनके जेंडर के बेस पे उनको अलग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉमिनल मेज़रमेंट। लेकिन जब आप उन्हीं बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर हायर, मिडिल और लोअर में बांटने लगते हैं तो ये हो जाता है आपका क्रमित मापन यानी ऑर्डिनल मेज़रमेंट। तो ऑर्डिनल मेज़रमेंट में किसी गुण के आधार पर बच्चों को आप क्रम में बांट देते हैं या फिर उस विशेषता को क्रम में बांट देते हैं जिसका कि आप मापन कर रहे हैं। इसके बाद आता है आपका थर्ड, अंतरित मापन, इंटरवल मेज़रमेंट। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें आप गुणों को माप के उसको अंक प्रदान कर रहे हैं, उसको नंबर्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है 0 नहीं दे सकते, क्योंकि जो इंटरवल मेज़रमेंट है ये किसी की क्वालिटी का हो रहा है। तो आप यहाँ पे किसी की क्वालिटी को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही 0 है। हो सकता है कि किसी में बहुत कम क्वालिटी हो, किसी में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बिल्कुल ये कहना कि उसमें है ही नहीं। मान लीजिए आप कर रहे हैं बुद्धि परीक्षण, तो आप किसी बच्चे की अगर बुद्धि माप रहे हैं तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि उसमें बुद्धि का स्तर जो है वो 0 है, उसका IQ 0 है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा ही। तो ये जो है आपका शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मापन का कौन सा स्तर, कौन सा लेवल जो है, ये कौन सा पैमाना आपका शिक्षा में यूज होता है, तो ये होता है इंटरवल मेज़रमेंट। इसके बाद फोर्थ नंबर आता है आपका रेशो मेजरमेंट यानी अनुपातिक मापन, और ये किसी गुण का मापन होता है और इसमें परम शून्य की स्थिति होती है, यानी कि यहाँ पे 0 हो सकता है और इससे मापन किया जाता है केवल भौतिक चरों का। जैसे किसी की लंबाई जो है वो 0 हो सकती है, मान लीजिए आप किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं तो वो 0 हो सकती है। आप किसी वस्तु का भार माप रहे हैं तो उसका भार जो है 0 हो सकता है। आप कोई एक लंबाई माप रहे हैं, अपनी कॉपी पे आपने एक ऐसे खींच लिया स्केल से और आप इसकी लंबाई माप रहे हैं तो ये लंबाई 0 हो सकती है। आप किसी का वेट माप रहे हैं तो वो वेट भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपके भौतिक चर होते हैं वो रेशो मेजरमेंट में आते हैं। अब थर्ड आपका टाइप आता है मापीय उपकरण, जो मेज़रमेंट टूल हैं और जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसके बेस में। तो या तो रिज़ल्ट आपका निकल के आएगा निरपेक्ष मापन, निरपेक्ष मापन में निकल के आएगा जहाँ पे 0 से लेके आपका जो है वो कहीं तक भी आपका मेज़रमेंट जा सकता है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेज़रमेंट में आपका 0 पॉसिबल होता है, यानी कि 0 का परिणाम आपका आ सकता है। जैसे कि आप माप रहे थे कोई एक वस्तु का भार और उसमें भार जो है वो 0 हो सकता है। आप किसी को किसी चीज़ पे नंबर दे रहे थे तो वो नंबर जो है 0 हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन ये 0 किसी क्वालिटी का नहीं हो सकता है, किसी पर्सनैलिटी टेस्ट का नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका सामान्य मापन। इसमें क्या होता है, इसमें 0 तो नहीं होता, लेकिन इसमें जो है वो प्राप्तांक एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और इनकी जो व्याख्या होती है ये स्टैटिक्स के द्वारा होती है और इसी को जो है एजुकेशन में यूज किया जाता है। जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, इसमें परम शून्य कैसे नहीं होता है, आप इसको अपना जो थर्मामीटर होता है उससे माप सकते हैं। जब आप कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बुखार नहीं है, मतलब उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, तो क्या उसका टेम्परेचर 0 होता है? नहीं ना, उसका टेम्परेचर 94.8 फ़ारेनहाइट होता है। और इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो आप बुखार बताते रहते हैं कि 100 है, 102 है, 106 है, 104 है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 पॉसिबल नहीं है और जो एक बार टेम्परेचर आया वो दूसरे वाले टेम्परेचर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है और इसकी गणना स्टैटिक्स के द्वारा होती है। तो ये एजुकेशन में यूज किया जाने वाला है सामान्य मापन, जो नॉर्मेटिव मेज़रमेंट है। इसके बाद आता है आपका एक्सेप्टिव मेज़रमेंट और ये भी जो है एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है। इसको कहते हैं आप बाध्य चयन मापनी और ये कैटल के द्वारा दिया गया था। इसका अन्य नाम है फोर्स चॉइस आइटम। इसको आप रेटिंग स्केल से भी जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। बस रेटिंग स्केल में आपको चॉइस दी जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती, आपको यस और नो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कोई मेज़र कर रहा है, मैंने आपको दे दिया कोई क्वेश्चनेयर जिसमें कि मैंने सारे ट्रू फॉल्स रखे हुए हैं, मैं आपकी पर्सनैलिटी मेज़र करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे या तो आप टिक करेंगे या फिर
आप उसको फॉल्स कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। तो इस तरह का जो रिज़ल्ट निकल के आता है, जो बाध्यचन मापनी द्वारा निकल के आता है, उसको कहते हैं आप इसेप्टिव मापन। इसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन। और फ्रेंड्स, जब आप मूल्यांकन और मापन लिख रहे हो तो मूल्यांकन में एक इक्वेशन ज़रूर लिखें। यहाँ पे इवैल्यूएशन लिख के इज़ इक्वल टू में मेज़रमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप एक ऐसे गोला बना सकते हैं, बड़ा गोला बना देंगे और फिर उसके अंदर एक छोटा गोला बना देंगे। बड़े गोले में आप लिखेंगे इवैल्यूएशन और छोटे गोले में लिख देंगे आप मेज़रमेंट, यानी कि मेज़रमेंट जो है वो इवैल्यूएशन का ही एक पार्ट है। तो इससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन की। ब्रैडफील्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। मूल्यांकन किसी वस्तु अथवा क्रिया के महत्व को सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर विशेष चिन्हों में प्रकट करने की प्रक्रिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्म्स रखे जाते हैं। यहाँ पे कोई एक ऐसी क्वालिटी नहीं है कि आप उसको सिर्फ जो है माप लेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्म्स है, यहाँ पे बहुत सारे मानदंड हैं। फिर वो मानदंड आपके सोशल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं, साइंटिफिक हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम शैक्षिक मूल्यांकन की। और अगर इसमें आपसे पूछा जाता है कि मूल्यांकन के अंग क्या है, तो मूल्यांकन में भी वही होना चाहिए कि सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया होनी चाहिए जिसकी कि आप विशेषता मापेंगे। फिर उस विशेषता का नाम होना चाहिए, फिर आपका मेजरिंग टूल होना चाहिए, फिर मापने वाला होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट आएंगे और फिर उन रिजल्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे। ये 6 अंग आपके मूल्यांकन में रहते हैं। अब हम बात करेंगे शैक्षिक मूल्यांकन की। तो शैक्षिक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा से संबंधित निर्णयों, गुणों और क्रियाओं का मापन पूर्व निश्चित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें परिणामों की व्याख्या और सुधार के सुझाव भी शामिल हैं। यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आता है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है और जो उसमें आप सुधार कर सकते हैं, जो उसमें रेमेडी आप दे सकते हैं, उसमें जो रीइंफोर्समेंट है, जो फीडबैक है, वो भी शामिल है। अब हम देख लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन या शैक्षिक उपलब्धि के अंग। तो इसमें सबसे पहले आप डिसाइड करते हैं, जैसे कि आप एजुकेशनल मेजरमेंट में करते थे वैसे ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी क्वालिटीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले मापीय गुणों का, उद्देश्यों का और लक्ष्यों का निर्धारण और उनका परिभाषीकरण। फिर आप जो है टूल देखेंगे, मापन जो आप करने वाले हैं, उपयुक्त मापन उपकरण और विधियों का चयन, मापन उपकरण विधि का प्रयोग और उसका प्रशासन, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आप। फिर आप जो रिज़ल्ट निकल के आएगा उनको लिख लेंगे। इसके बाद आपको करना है परिणामों की व्याख्या, यानी जो रिज़ल्ट निकल के आया है आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद व्याख्या के आधार पे आप भविष्य कथन, सुझाव या फिर निर्देश दे देंगे। मतलब यहाँ पे आप जो परिणाम निकल के आता है उसके आधार पे आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पे फ्यूचर में जो इवैल्यूएशन किया है आपने उसका क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस के मूल्यांकन के प्रोसेस को आप ऐसे ट्रायंगल पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला आपका आता है शैक्षिक मूल्यांकन। और यहाँ पे मूल्यांकन की जगह आप लिख लेंगे शैक्षिक उद्देश्य। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक अधिगम क्रियाएं और इसके बाद मूल्यांकन प्रविधियाँ, और ये लगातार चलती रहती है। पहले आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, फिर आप टीचिंग करेंगे, फिर आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये क्या है, ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस रहती है। अब शैक्षिक मूल्यांकन जो आपका एजुकेशनल इवैल्यूएशन होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, एक प्रोसेस के बेस पे और दूसरा टेस्ट के बेस पे। तो प्रोसेस के बेस पे ये 2 प्रकार का रहता है, फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव। तो यहाँ पे फॉर्मेटिव और सम्मेटिव को मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी। और अगर मैं टेस्ट के बेस पे बात करूँ तो ये टेस्ट के बेस पे भी 2 प्रकार का रहता है, उपलब्धि परीक्षण और मनोवैज्ञानिक परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में आपका अचीवमेंट टेस्ट आता है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है। अब हम बात करेंगे असेसमेंट की। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है, मतलब उसने कितना, जो आपने ऑब्जेक्टिव रखा था उसमें से कितना अचीव कर लिया है और कितना अचीव करने में वो सक्सेसफुल रहा है, कितना अचीव करने की उसको नीड है।
और ये भी आपका दो प्रकार का होता है, योगात्मक या सारांशात्मक यानी समेटिव, और संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव। तो यहाँ पे ये भी दो प्रकार का रहता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा संरचनात्मक यानी निर्माणात्मक आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको आप कहते हैं। फ्रेंड्स, इनके टर्म आप इंग्लिश में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे टर्म एग्जाम में यूज किए जाते हैं और वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ऐसा असेसमेंट होता है जो कि आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और इसमें जो है ये आपका लगातार चलता रहता है, और इसमें आप लगातार जो है बच्चों को फीडबैक देते रहते हैं और लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपने रखे हैं बच्चे उनको प्राप्त कर लें। तो संरचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। इससे शिक्षक छात्रों के अधिगम और स्वयं की शिक्षण विधियों का मूल्यांकन कर प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, फीडबैक देते हैं। किसी निर्माणाधीन यानी जिसका कि निर्माण किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, ऐसी शिक्षा नीति, शिक्षा योजना, कार्यक्रम, कोई पाठ्य वस्तु या फिर कोई शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री या फिर कोई इवैल्यूएशन मेथड, इसकी संरचना को अंतिम रूप देने से पहले यानी कि फाइनल करने से पहले जो भी असेसमेंट आप करते जाते हैं वही आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। आपके स्कूल में जो फाइनल एग्जाम से पहले FA चलते हैं उनका फुल फॉर्म फॉर्मेटिव असेसमेंट ही होता है, और वो आपके जो है इसी का पार्ट होते हैं। और स्कूल में उनका जो वेटेज रखा जाता है वो 40% आपका फॉर्मेटिव का और 60% आपका सम्मेटिव का रखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा सम्मेटिव इवैल्यूएशन या फिर सम्मेटिव असेसमेंट। आपका जो सम्मेटिव असेसमेंट है यह प्रक्रिया के अंत में जो आप रिजल्ट निकाल के लाते हैं उस रिजल्ट के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन है, यानी कि जो रिजल्ट आपका निकल के आया है वही रिजल्ट आपका सम्मेटिव इवैल्यूएशन या सम्मेटिव असेसमेंट है। तो प्रक्रिया के अंत में परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाने वाला मूल्यांकन है, जो कि छात्रों को श्रेणी में डिवाइड करता है। मतलब ये बताता है कि किसने सबसे हायर लेवल का अचीव किया है, किसने सेकेंड, किसने थर्ड, किसने फोर्थ। तो ये इस तरह से बच्चों को रैंक प्रदान करता है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किसी पूर्व निश्चित अथवा लागू शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु या फिर कोई टीचिंग मेथड या टीचिंग जो आपका टूल है या फिर कोई इवैल्यूएशन मेथड है, इसकी उपयोगिता की परख करना और परिणाम प्राप्त होने पर यह डिसाइड करना कि इसको आगे चालू रखना है या फिर इसको बंद करना है या फिर इसके स्थान पे मुझे क्या यूज़ करना है। ये सारे डिसीजंस इसके बाद लिए जाते हैं। जो आपका सम्मेटिव असेसमेंट होता है इसको आप जो है आपके अचीवमेंट टेस्ट, आपके जो स्केल होती है उससे, और जो आपका शिक्षक निर्मित टेस्ट होते हैं, टीचर मेड जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उनसे भी आप जो है इसका मापन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो मापन क्रियाओं में किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी एक विशेषता को निश्चित मानक शब्दों, चिन्हों या इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन में आप उनको केवल अंक ही प्रदान नहीं करते बल्कि जो रिजल्ट निकल के आता है उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। उसमें आप बताते हैं बहुत अच्छा, मॉडरेट, बहुत खराब, कम या फिर उत्कृष्ट, इस तरह की चीज़ों को आप उसमें डिवाइड करते हैं। मापन जो है ये मूल्यांकन का पहला पद है यानी फर्स्ट स्टेज है, और मूल्यांकन में मापन के बाद की व्याख्या और प्रतिपुष्टि जो फीडबैक है वो भी शामिल है। मापन प्रक्रिया के 4 पद होते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया के 6 पद होते हैं। मापन प्रक्रिया में साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन प्रक्रिया में साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है। जो आपके साक्ष्य हैं उनको एनालाइज किया जाता है। मापन छात्रों के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता, जबकि मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन छात्रों के बारे में स्पष्ट धारणा बताता है। मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, मतलब जो आपका इवैल्यूएशन होता है, जो आपका मेजरमेंट होता है, जो आपका मेजरमेंट होता है ये सिलेबस सेंटर्ड होता है, जबकि आपका इवैल्यूएशन जो होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। मतलब कि आपने जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो आपने अचीव किया या नहीं, ये इसके आधार पे होता है।
मापन के परिणामों के आधार पर व्यक्तियों को सही निर्देशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप सिर्फ ये देखते हैं कि किसने कितने नंबर लेके आए हैं, आप उसकी कंडीशंस को नहीं देखते। एक बच्चा जो हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता था, एक बार वो कम मार्क्स लेके आया है, तो आप बिना उसका रीजन जाने ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही है या ये कम ही पढ़ेगा, तो यहाँ पे आप उसको सही निर्देशन नहीं दे पाएंगे। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है कि मूल्यांकन में आप करते हैं परिणामों की व्याख्या, तो मूल्यांकन में परिणामों के आधार पर आप बच्चे को सही निर्देशन दे सकते हैं। मापन आपका किसी भी समय किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन एक कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, बस ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेटिव वे में, और जब आपका रिजल्ट देती है और उसकी व्याख्या करती है तब इसको सम्मेटिव कहा जाता है। मापन के आधार पर सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि मूल्यांकन के आधार पर आप बता सकते हैं, आप एक भविष्यवाणी कर सकते हैं। मापन द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि मापन करते समय आप किसी दूसरे के साथ उसका कंपैरिजन नहीं करते, जबकि मूल्यांकन में आप बच्चों की जो उपलब्धि है उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसको अंकात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में आप अंक तो देंगे ही देंगे, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो जो आपका मूल्यांकन होता है ये जो है आपका अंकात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। अब जब आप मूल्यांकन और मापन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ आपसे त्रुटियाँ भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे त्रुटियाँ जो हैं आपकी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपके प्रोसेस के जो एलिमेंट होते हैं उनके आधार पे, दूसरी आपकी स्वरूप के आधार पे, और तीसरी नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने शायद शॉर्ट में पढ़ा है कि त्रुटियों का वर्गीकरण वाला क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा तो यहाँ पर मैंने रखा है, आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो पहली जो त्रुटि होती है ये क्रिया के आधार पे होती है, प्रोसेस के आधार पे। और प्रोसेस में किससे हो सकती है? प्रोसेस में आपकी व्यक्ति संबंधी हो सकती है, माप्य विशेषता संबंधी हो सकती है, जो आपका टूल है वो गलत यूज़ किया जा सकता है, आपके मूल्यांकन संबंधी हो सकती है, या फिर नॉर्म्स जो है आप मापना कुछ और चाहते थे और आपने नॉर्म जो है वो बदल दिए हैं। इसके बाद आता है आपका स्वरूप के आधार पे। तो स्वरूप के आधार पे आपकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल त्रुटियां हो सकती हैं, आपकी वेरिएबल संबंधी हो सकती हैं, स्थिर हो सकती हैं, या फिर कई बार आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो गलत हो सकती है। अब सामान्य आधार पे जो त्रुटियां होती हैं उनमें होती है आकस्मिक, कर्मिक, विवेचनात्मक या सांख्यिकीय। आकस्मिक में कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जो बच्चों से हो जाती हैं, कुछ आपकी जो टेस्ट होता है उसमें ही होती हैं। जैसे कि आप लोग देखते भी हैं आजकल की जो टेस्ट आते हैं कंपटीशन के, उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है, बाद में उनके लिए क्लेम भी किया जाता है। इसके अलावा मार्किंग संबंधित त्रुटियाँ, कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को मार्क्स आए 23 और गलती से आपने लिख दिया 32, तो यहाँ पे उसके 9 मार्क्स इंक्रीज हो गए। इसी के बेस पे मैं उल्टा करूँ, मान लीजिए किसी बच्चे के 32 मार्क्स आए और आपने गलती से लिख दिया 23, तो यहाँ पे उस बच्चे के 9 मार्क्स कम हो गए। तो ये कुछ आपकी मार्किंग संबंधित त्रुटियाँ भी होती हैं जो कि अचानक से हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसके अलावा कर्मिक त्रुटियाँ यानी कि जो जानबूझ के की जाती हैं, जैसे कि कई बार आपसे उपेक्षा करते हैं, आप किसी बच्चे की ये सोचते हैं कि नहीं मुझे इसको ज़्यादा मार्क्स देने ही नहीं है। कई बार भूलवंश भी हो जाती है और कई बार आप बच्चों में पक्षपात करते हैं, आप बायस्ड रहते हैं, तो भी इस तरह की त्रुटियां संभव हैं। इसके अलावा विवेचनात्मक त्रुटि, जब आप जो मानदंड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए रखते हैं और वो मानदंड आपके कंप्लीट नहीं होते, तो ये नॉर्म संबंधी विवेचनात्मक त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 4th है आपकी स्टैटिकल त्रुटि, जो कि वर्णनात्मक है और निष्कर्षात्मक है। जैसे कि आपका यहाँ पे स्टैटिक्स का पोर्शन रखा ही इसीलिए गया है कि आप बच्चों के बारे में पता लगा सकें, लेकिन जब आप ये लगा रहे हैं और आपसे एक भी अगर गलती से छूट जाता है तो ये इस तरह की त्रुटियाँ हो सकती हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है उसमें मिस्टेक हो जाए या फिर जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो मिस्टेक हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ट असेसमेंट यानी परीक्षणों का आकलन। तो जो आपके परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, इनका जो ये वर्ड है ये 2 रूपों में यूज़ होता है, एक क्रिया के रूप में और दूसरा संज्ञा के रूप में।
क्रिया के रूप में परीक्षण से तात्पर्य उस क्रिया से होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु के गुणों की आप खोज करते हैं। इसके अलावा संज्ञा के रूप में इसके परीक्षण उपकरण और विधियाँ शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको उपकरण भी पढ़ने हैं और विधियाँ भी पढ़नी है। जो आपके टेस्ट की सबसे पहली विधि आती है वो आती है ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली पुस्तक परीक्षा। और फ्रेंड्स यहाँ से जो ये 3-4 टॉपिक हैं ये हर साल रिपीटेडली 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से और मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। तो खुली किताब परीक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें कि परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पुस्तक ले जाने की छूट होती है और परीक्षार्थी द्वारा उत्तर लिखने में उन पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त किसी भी बच्चे को कोई प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चनेयर, मैड आपका हस्तलिखित सामग्री भवन में ले जाने की या फिर आपस में बात करने की छूट नहीं होती। आप जो रिकमेंड बुक की गई हैं आपकी एजेंसी के द्वारा, जो आपकी एग्जामिनेशन एजेंसी है, इस प्रणाली में आप उन बुक्स को ले जा सकते हैं। और ये जो है 2 प्रकार की होती है, एक रेस्ट्रिक्टेड और एक अनरेस्ट्रिक्टेड। मतलब रेस्ट्रिक्टेड में केवल आप वही पाठ्यपुस्तक ले जा सकते हैं जो कि बोर्ड ने डिसाइड की है, और अनरेस्ट्रिक्टेड में आप ऐसी विषय से संबंधित कोई भी एक पाठ्यपुस्तक ले जा सकते हैं जो कि आपके बोर्ड ने रिकमेंड नहीं की है लेकिन वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बस होनी चाहिए बुक ही। तो ये 2 प्रकार की होती है। और फ्रेंड्स ये जो प्रणाली थी ये हमारे यूपी में यूज़ की गई थी और ये बहुत बुरी तरह से फेल मार गई थी। इसके बाद इसके कुछ गुण और कुछ दोष हैं। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहला गुण होता है कि जब आप इस तरह की एग्जामिनेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो रटने की आवश्यकता नहीं होती, वे तथ्यों को समझने पे ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। इसके अलावा आप बुक में जो क्वेश्चन जो आपके टॉपिक पूछे गए हैं उन पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो रीजनिंग बेस्ड पूछते हैं, तो बच्चे जो है वो पाठ्यपुस्तक को समझ समझ के आंसर लिखते हैं जिससे कि उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। तो तर्क प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि वे पाठ्यपुस्तकों को समझ सकें। इसके बाद जो है छात्र, जब आप को पता है कि आप ही की बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बुक को पढ़ना ही प्रीफर करेंगे, आप मेड इजी, आप मॉडल पेपर्स के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि छात्र पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन का आधार बनाते हैं। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों को परीक्षा भवन में ले जाने के कारण छात्र जो हैं अन्य अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करते, उन्हें ये नहीं रहता कि मुझे नकल लेके जानी है। अब हम बात करते हैं इसके दोष की, तो इसमें क्या क्या दोष हैं ये भी देख लेते हैं। इस एग्जामिनेशन मेथड का सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही रहता है कि बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है पढ़ने में। बच्चों के मन में ये रहता ही नहीं है कि उनको एग्ज़ाम देना है, वो सोचते हैं कि बुक से देख के ही तो देना है, वहाँ जाके लिख लेंगे। इसके अलावा इसमें जो है वो समय की अधिकता लगती है क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादातर टाइम आपका क्वेश्चन आंसर सर्च करने में ही गुजार देते हैं। इसके अलावा छात्रों की योग्यता का सही मापन इससे संभव नहीं है, ना ही आप छात्रों का वर्गीकरण इससे कर पाएंगे क्योंकि जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले बच्चे होंगे वो जल्दी जल्दी कर लेंगे और जो मॉडरेट बच्चे होंगे उनको टाइम लगेगा। इसके अलावा परीक्षा का माहौल नहीं रहता, आप कितनी भी कोशिश करें अगर बच्चों के पास बुक्स है तो वो आपस में ज़रूर बातें करेंगे। इसके बाद सेकेंड आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ग्रेड प्रणाली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करा रही हूँ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मल्टीपल टाइम आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका ग्रेड सिस्टम क्या होता है, तो ग्रेड सिस्टम में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पे 5, 7 या फिर 9 की श्रेणियों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आप उनको ग्रेड देते हैं 5 में O, A, B, C, D और आपका 7 में देते हैं आप F तक। इसके अलावा आप 9 में देते हैं आपके I, J तक। देखिए फ्रेंड्स ये 2 बार लिखा गया है, इसको कट कर लेंगे। इनमें से 7 बिंदु ग्रेड प्रणाली जो है इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो सबसे पहले आप देते हैं एक एक क्वेश्चन पे बच्चों को ग्रेड। मान लीजिए आपने सारे बच्चों का एक क्वेश्चन चेक किया तो आप अगर उस क्वेश्चन पे अंक दे रहे हैं 6 तो उसको आप ग्रेड देंगे O, और अगर आप उसको अंक दे रहे हैं 5 तो आप उसको ग्रेड देंगे A, आप उसको अंक दे रहे हैं 4 तो आप उसको ग्रेड देंगे B, आप अंक दे रहे हैं 3 तो आप उसको ग्रेड देंगे C, आप उसको अंक दे रहे हैं 2 तो आप उसको ग्रेड देंगे D। इसी तरह 1 पे E और 0 पे F। यहाँ पे इसका ग्रेड जब शब्दों में आप बताते हैं तो ये
ए आपका जो ओ ग्रेड है ये आउटस्टैंडिंग, ए ग्रेड वेरी गुड, बी ग्रेड गुड, सी एवरेज, डी सेटिस्फैक्ट्री, पी जो आपका ई है ये पुअर और एफ मतलब वेरी पुअर। तो इस तरह से ये कुछ 7 ग्रेड सिस्टम रहता है। इसके बाद अब आप जब एक क्वेश्चन पे सारा ग्रेड सिस्टम एक एक क्वेश्चन का निकाल लेते हैं तो आप क्वेश्चन के बेस पे निकालते हैं ग्रेड औसत बिंदु, यानी आप पूरे सब्जेक्ट का ओवरऑल ग्रेड बच्चे का निकाल लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं आप? ग्रेड औसत ज्ञात करने के लिए पहले अक्षर ग्रेडों को अंकों में बदला जाता है, फिर आप उसके बाद उसका औसत निकालते हैं। मान लीजिए आपने सारे एक टेस्ट में आपने पूछे थे 10 क्वेश्चंस और उनमें बच्चों ने ये कुछ ग्रेड लिए थे, तो आप पहले क्वेश्चन संख्या लिख लेंगे, फिर आप ग्रेड लिख लेंगे, फिर आप उन ग्रेडों को अपना जो आपका ग्रेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप उनको नंबर्स दे देंगे, फिर आप उन नंबर्स को ऐड करेंगे। मान लीजिए बच्चे का फर्स्ट क्वेश्चन पे ए ग्रेड थे था और आप उसको देंगे 5 अंक, दूसरे क्वेश्चन पे भी 5 अंक, तीसरे क्वेश्चन में बी ग्रेड था तो 4 अंक देंगे। अब आप इन सारों को जोड़ लेंगे, आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद मेरा आता है 42। तो यहाँ पे मैं 42 को 10 से डिवाइड कर लूँगी क्योंकि मुझको निकालना है एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज निकल के आया 4.2 और 4.2 आपका अपर ग्रेड के अनुसार आपने देखा कि ये जाता है आपका गुड में। अगर ये 4.5 से अधिक हो जाता है तो ये नेक्स्ट ग्रेड में चला जाता है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट लिखा भी है कि अगर औसत बिंदु 0.5 से ऊपर चला जाए तो इसको नेक्स्ट ग्रेड में शामिल कर लिया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CGPA और इसका फुल फॉर्म आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। CGPA का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, संचयी औसत ग्रेड बिंदु, और यहाँ पे निकाला जाता है आपका टोटल सब्जेक्ट्स का ग्रेड बिंदु यानी कि फाइनल रिजल्ट। तो इस ग्रेड पद्धति में क्या होता है कि परीक्षार्थियों के विभिन्न विषयों में प्राप्त ग्रेडों का औसत ग्रेड बिंदु निकाला जाता है और यही हमारा परीक्षार्थियों का अंतिम परिणाम होता है। वर्तमान शैक्षिक वर्ष के लिए जो भी आप जिस भी एजुकेशनल ईयर में आप ये कर रहे हैं उसी का अंतिम परिणाम ये जो आपका CGPA होता है ये कहलाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को ध्यान से देखते जाइए, इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिख देंगे विषयों का नाम, फिर आप उनमें जो बच्चों ने ग्रेड लिए हैं उन ग्रेड्स को लिख देंगे, जैसे कि हिंदी में A ग्रेड, इंग्लिश में B, गणित में A, विज्ञान में B, सामाजिक अध्ययन में भी B। फिर आप उनको दे देंगे मार्क्स। तो A ग्रेड पे कितना मार्क देना है? 5, B ग्रेड पे 5, A ग्रेड पे 5, B ग्रेड पे 4, आपका B ग्रेड पे 4। अगर यहाँ पे मैंने कहीं O ग्रेड दिया होता तो मैं मार्क देती 6। तो ये ग्रेड के अनुसार यहाँ पे आपको मार्किंग करनी होती है। फिर आप इस मार्किंग को ऐड कर लेंगे। अब ये मार्किंग मेरी निकल के आई 23 और सब्जेक्ट कितने हैं 5, तो आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे निकल के आया मेरा 4.6। तो 4.6 चूँकि 4.5 से ज़्यादा है, 0.5 से ज़्यादा है तो ये नेक्स्ट ग्रेड में चला जाएगा। यहाँ पे आप बच्चे को ग्रेड दे देंगे A। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया बच्चे का? A ग्रेड। और अगर ये पूछे कि ये वर्तमान में कहाँ चलाई जा रही है तो ये हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषदों में चलाई जा रही है, जैसे कि आपके हाई स्कूल। आपने देखा भी होगा कि हाई स्कूल में आपको ग्रेड मिलते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं। अब ग्रेड प्रणाली के गुण क्या क्या हैं? तो ये जो आपकी अंकीय प्रणाली है, जो आपका मार्किंग सिस्टम है, उससे अधिक रिलायबल है और इससे जो है अलग अलग विषयों में बच्चों की अचीवमेंट का पता लगता है। इस विधि से परीक्षार्थियों की अधिगम क्षमता का अलग अलग ज्ञान और उनकी तुलना की जा सकती है और इसमें विषयगत कठिनाई का अंतर इस विधि से समाप्त हो जाता है। अब ग्रेड प्रणाली में कुछ क्वालिटीज़ हैं तो इसमें कुछ दोष भी होंगे, जैसे कि ग्रेड प्रणाली बिंदु को लेकर सभी विद्वान एकमत नहीं है। कहीं पे 5 ग्रेड सिस्टम लागू है, कहीं पे 7 ग्रेड और कहीं पे 9 ग्रेड। इसके अलावा इसके अलग अलग पैमाने होने के कारण मान लीजिए एक बच्चा आपका 7 ग्रेड सिस्टम से निकल के आया है और एक बच्चा 9 ग्रेड सिस्टम से निकल के आया है, तो वहाँ पे आप उन बच्चों के बीच में तुलना नहीं कर पाएंगे। यह प्रणाली अधिक संवेदनशील है। 0.1 के अंतर से ही यहाँ पे ग्रेड बदल जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया है। यह भी अंक प्रणाली की तरह व्यक्तिनिष्ठ होती है, मतलब ये भी
सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं। अब इसमें आप सुझाव दे सकते हैं कि इस विधि में परसेंटाइल मेथड का यूज़ करके इसको और अधिक रिलायबल बनाया जाता है। परसेंटाइल मेथड आप लोगों ने अगर पैट का एग्ज़ाम दिया होगा, जो कि प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी सरकार के द्वारा करवाया जाता है, तो यहाँ पे इसमें परसेंटाइल आपकी दी गई थी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके सब्जेक्ट में भी ये परसेंटाइल का टॉपिक शामिल है। इसके बाद फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, जो है CBCS। और CBCS की लास्ट प्रीवियस ईयर में फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम, और ये आपका सेमेस्टर सिस्टम भी कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लागू किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ न्यूनतम क्रेडिट्स डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपको इतने क्रेडिट्स एक साल में लेने हैं, और आप फिर चाहे आपके पसंद के सब्जेक्ट पढ़ें या नहीं पढ़ें, आप उनको नेक्स्ट ईयर में भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ पाए, तो आप उसको सेकंड ईयर में पढ़ सकते हैं। यह शिक्षण अधिगम मूल्यांकन की नवीन प्रणाली है, जो कि परंपरागत मूल्यांकन से भिन्न है, और ये 10 ग्रेड सिस्टम बिंदु पर आधारित है। ये चीज़ याद रखनी है। इसके एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, इसीलिए इसे सेमेस्टर आधारित प्रणाली भी कहते हैं। किसी विषय या इकाई से संबंधित कार्यभार के मूल्यांकन के लिए जो मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसे क्रेडिट कहते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपने ये वाली यूनिट अगर आप ख़त्म कर लेते हैं, तो मैं आपको 2 क्रेडिट दूंगी। मान लीजिए आप एक लेसन ख़त्म कर लेते हैं, तो मैं आपको 1 ग्रेड दूंगी। इस तरह का सिस्टम इसमें रहता है। इसमें थ्योरी के मूल्यांकन के लिए आपका, अगर हम इवैल्यूएशन थ्योरी बेस्ड कर रहे हैं, तो 1 घंटे का 1 ग्रेड दिया जाता है, और प्रायोगिक परीक्षा के लिए 1 घंटे में 2 क्रेडिट आपको दिए जाते हैं। और आपको नेक्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें पहुंचने के लिए कुछ न्यूनतम क्रेडिट रखे जाते हैं, जो कि आपको गेन करने होते हैं। इसके एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, इवन सेमेस्टर और ऑड सेमेस्टर। आप नोटिस में देखते भी होंगे कि ऑड सेमेस्टर के लिए ये, इवन सेमेस्टर के लिए ये। तो आपका ऑड सेमेस्टर जुलाई टू दिसंबर चलता है, और इवन सेमेस्टर जनवरी टू जून चलता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके 10 बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें A+A, B+B, C, P, F और AB दिया रहता है। O का मतलब होता है आपका आउटस्टैंडिंग यानी विशिष्ट, अगर आपको मिले हैं 10 पॉइंट्स। अगर आपको 9 पॉइंट्स मिले हैं तो इसका मतलब है एक्सीलेंट। अगर आप 8 पॉइंट गेन कर रहे हैं तो ये वेरी गुड, 7 पे गुड, आपका 6 पे एवरेज, 5 पे एवरेज से ऊपर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये मिस्टेक से लिखा गया है, ये एवरेज से ऊपर, और ये यहाँ पे एवरेज होना चाहिए। अगर आप 4 क्रेडिट गेन करते हैं तो आप पास हैं, लेकिन अगर आप 4 क्रेडिट से नीचे कोई भी क्रेडिट गेन करते हैं तो आपको माना जाएगा फेल, और यहाँ पे आपका क्रेडिट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो भी आपका क्रेडिट 0 ही रहेगा। तो ये कुछ 10 बिंदु पे आधारित सिस्टम प्रणाली है। इसमें 3 प्रकार के करिकुलम होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कोर करिकुलम, जो कि सभी को पढ़ना अनिवार्य होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि सभी को पढ़ने होते हैं। सेकंड होता है आपका इलेक्टिव करिकुलम, जो कि ऑप्शनल होते हैं कि आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। थर्ड होता है इसमें एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जिसको कि आप कहते हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसमें कि आपको कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना अनिवार्य होता है, जिससे कि आप में कोई स्किल डेवलप होती है। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट का जो काम है इस बार आपके ग्रेजुएशन के छात्रों से भी करवाया गया, उनको फूड एंड न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट भी जोड़ा गया। तो CBCS के क्या गुण होते हैं? ये क्या है? ये लचीली प्रणाली है, ये फ्लेक्सिबल है, ये बच्चे पे बर्डन नहीं डालती कि अगर बच्चा एक ईयर में कुछ नहीं कंप्लीट कर पाया तो वो सेकंड ईयर में कर सकता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में कर सकता है। तो ये पारंपरिक मूल्यांकन प्रणाली से बेहतर है। किसी पाठ्यक्रम को पूर्ण न कर पाने की स्थिति में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट अर्जित करने के पश्चात छात्र प्रमाण पत्र या डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक छात्र एक संस्थान से प्राप्त क्रेडिट का प्रयोग दूसरे विद्यालय में कर सकता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों और प्रश्न पत्रों का चयन कर सकते हैं। इसमें छात्र अपनी गति से सीख पाएंगे। अब इससे कुछ हानि भी हैं। तो इसकी सबसे पहली हानि है कि इसमें ज़्यादातर टाइम
आपका एग्जामिनेशंस में निकल जाता है, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्जामिनेशन होती है और कई बार क्या करते हैं कि बच्चे जो छोड़ देते हैं उनका एक्स्ट्रा बर्डन भी जो है बढ़ जाता है, इसलिए परीक्षा संचालन में भी कठिनाई होती है। ऐसे स्टूडेंट जिनका कि कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वे प्रथम सेमेस्टर तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करके पास कर लेते हैं, लेकिन अगले सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तो उनके पास कार्यभार बढ़ जाता है और उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स भी जो हैं वो बच्चों के साथ बायसनेस करते हैं। इसके बाद आता है आपका निर्माणवादी सिद्धांत, जिसको कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में इसको दिया गया है कंस्ट्रक्टिविज्म पैराडिग्म। तो यहाँ पे जो आपका ये फ्रेंड्स मैं इसको प्रोनाउंशिएट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। निर्माणवाद सीखने का वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे, अपनी प्रीवियस नॉलेज के आधार पे अपनी नई नॉलेज को गेन करते हैं और फिर नए ज्ञान के आधार पे जो उनकी पूर्व नॉलेज होती है उसको अकोमोडेट करते हैं, उसको पुनर्गठित करते हैं। अब निर्माणवादी अधिगम के कुछ 5 तत्व रहते हैं, ये मैंने आपको कल भी डिस्कस किए थे गूगल मीट पे जो बच्चे थे। तो इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान को जागृत करना यानी एक्टिवेटिंग प्रियर नॉलेज, नए ज्ञान को प्राप्त करना एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, फिर नए ज्ञान को समझना अंडरस्टैंडिंग न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का प्रयोग करना यूजिंग एंड अप्लाइंग न्यू नॉलेज, और नए ज्ञान का प्रतिक्षेपण करना यानी रिफ्लेक्टिंग न्यू नॉलेज। तो यहाँ पे कुछ 5 तत्व रहते हैं, इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक्टिवेटिंग, एक्वायरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड रिफ्लेक्टिंग, मैंने भी ऐसे ही याद किए थे। इसके बाद निर्माणवादी अधिगम मॉडल के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आकलन के क्या उद्देश्य हैं, असेसमेंट के उद्देश्य। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का आकलन करते हैं, बच्चों में चिंतन, तर्क यानी उनका रिफ्लेक्टिव लेवल, उनका रीजनिंग लेवल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, उनका जो मेंटल आपका पावर है उसका आकलन करते हैं। आप छात्रों में अंतःक्रिया की प्रवृत्ति का आकलन करते हैं कि बच्चे जो है कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा आप जो बच्चे ज्ञान ले रहे हैं उसका आकलन करते हैं, और बच्चों की जो समझ अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉम्प्रिहेंसिव आपकी पावर है, और जो उनकी अप्लाइंग क्षमता है, जो वो अप्लाई कर पा रहे हैं उसका आकलन करते हैं। अब इसमें एक 5E प्रोसेस रहता है, कई बार वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि निर्माणवाद से संबंधित 5E क्या है, तो ये आपको याद होने चाहिए। इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवैल्यूएशन। इनसे संबंधित लेसन प्लान आपने अपने बीएड सेकेंड ईयर में भी बनाया होगा। इसके बाद आते हैं निर्माणवादी मॉडल में आकलन के कितने तरीके हैं, और फ्रेंड्स ये बहुत अजीब अजीब नामों से इनको आपके हिंदी में दे देते हैं, तो आपको इंग्लिश में याद रखना है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब अगर आप एक लाइन में समझना चाहें कि क्या है ये, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका प्रोसेस के दौरान किया जाता है, जिसमें कि आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं, न्यू नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और ये देखते हैं कि आपके ऑब्जेक्टिव को बच्चा कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, कितना उसको समझ पा रहा है, और कितना वो उससे सीख पा रहा है। और जो अधिगम का आकलन है ये आपका एक तरह से सम्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी कि जो प्रोसेस आप कर चुके हैं उसके बाद में ये देखना कि कहाँ तक आपका उद्देश्य प्राप्त हुआ है और कहाँ इसमें कमी रह गई है, आपको कितना इसमें डायग्नोज करना है और कितनी इसमें रेमेडियल टीचिंग देनी है। तो अधिगम के लिए आकलन ये है, आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। निर्माणवाद के अनुसार छात्र पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसमें छात्र के पूर्व ज्ञान और अधिगम प्रक्रिया में जिज्ञासा, रुचि और क्षमता का आकलन शामिल है। यह अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता रहता है और प्रक्रिया की समाप्ति के पूर्व ही समाप्त होता है। अब अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो ये क्या है? ये अधिगम प्रक्रिया का या इकाई के अंत में किया जाने वाला आकलन है। इसके तहत यह जांच की जाती है कि अधिगमकर्ता ने जो आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको कहाँ तक प्राप्त कर लिया है। इसमें छात्रों के नए ज्ञान की समझ और उसके ज्ञान के प्रयोग करने की क्षमता को भी शामिल किया गया है। इसे आप योगात्मक आकलन, सम्मेटिव असेसमेंट की प्रक्रिया से समझ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और छोटा पड़ रहा है तो आप उन तत्वों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि निर्माणवादी तत्व हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे निर्माणवाद की कंस्ट्रक्टिविज्म की शाखाएं बता सकते हैं। एक था आपका रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म और दूसरा था आपका सोशल। रेडिकल में आपके जीन पियाजे आते थे और सोशल में आपके वाइगोत्स्की शामिल हैं।
इसके बाद आता है आपका एक टॉपिक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, और ये शॉर्ट में आपसे अक्सर पूछा जाता है कि फीडबैक क्या है। तो जब आप किसी कार्य के करने के दौरान ये बता रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो ये रहता है आपका फीडबैक। जब किसी कार्य और उसके करने वाले को समय समय पर उससे संबंधित अच्छा या बुरा के विषय में सूचित किया जाता है, तो यही आपका प्रतिपुष्टि कहलाता है। पृष्ठपोषण लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है, जो विद्यार्थी की कमियों के बारे में बताकर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि फीडबैक जो है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि फीडबैक जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक होता है। नकारात्मक फीडबैक में बच्चे को मारना, पीटना, धमकाना शामिल है, जबकि ये दोनों ही फीडबैक जो हैं ऐसे होते हैं कि इनमें क्या होता है, जब आप फीडबैक दे रहे हैं पॉजिटिव में, तो आप बच्चे को पॉजिटिव वर्ड्स के साथ, पॉजिटिव पोस्चर्स के साथ जो है वो आप उसको फीडबैक देते हैं। लेकिन नकारात्मक जो आपका नेगेटिव फीडबैक है उसमें बच्चे को धमकाना, मारना शामिल नहीं है, ना उसको डांटना शामिल है, बल्कि उसमें जो है आप अपने व्यवहार को ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स उसको आ रही हैं, जो नेगेटिव रीइंफोर्सर है वहाँ पे उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और आपका सकारात्मक फीडबैक। तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, इन दोनों के ही टू टाइप्स होते हैं आपके, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब जब आप बोल के दे रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं ये आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, जब मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ और एक बच्चे ने बहुत अच्छे से किया, तो मैं उसको कहूँगी कि बहुत अच्छा, और मेरे फेस पे स्माइल होगी। तो जो मैंने वर्ड कहा बहुत अच्छा, ये क्या हुआ, ये सकारात्मक पुनर्बलन हुआ, और जो मेरे फेस पे स्माइल थी वो मेरा हुआ सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, जो कि मैंने अपने गेस्चर से बच्चे को दिया। फिर एक बच्चा आता है मेरे पास जिसने कि अपनी कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा, 1 से 2 लाइन लिखी है और वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अब मैं उसको यहाँ पे फीडबैक में ये नहीं कहूँगी कि तुमने क्या किया या तुम क्या कर रहे हो, तुमको पढ़ना नहीं आता है, ये है वो है, ऐसे नहीं कहूँगी। मैं उसको बताऊँगी कि तुमने ये चीज़ जो लिखी है ये गलत लिखी है, और तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख सकते थे, तुम्हें ये टॉपिक ऐसे समझना चाहिए था, और तुम इसको अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते थे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नकारात्मक पृष्ठपोषण, नकारात्मक फीडबैक। आप बच्चे को उसकी कमियां बता रहे हैं और उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो कैसे अच्छा कर सकता है। और यहाँ पे जो मेरे फेस पे सीरियसनेस है वो क्या है, वो अशाब्दिक नकारात्मक पृष्ठपोषण है। यानी कि ये गेस्चर्स हैं, ये आपका नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो ये वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप के होते हैं। इसके बाद फिर से एक टॉपिक आता है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। इसमें है अधिगमकर्ता की प्रोफाइल, यानी अधिगमकर्ता की रूपरेखा। तो प्रोफाइल का शाब्दिक अर्थ होता है रूपरेखा, जिसमें कि आपके लर्नर से रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं। इसमें लर्नर से रिलेटेड सभी तथ्यों की जानकारी होती है, जिसमें कि आपको बच्चे की जो एटीट्यूड है, जो एप्टीट्यूड है, जो एबिलिटी है, जो ऑब्जेक्टिव्स है कि वो क्यों सीखना चाहता है, उसको क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें क्या क्या स्किल डेवलप हो रही हैं, इन सभी की जानकारी होती है। अब आप ये जो आप प्रोफाइल बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले टेक्निक आप ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, पर्सनली, डाक या ईमेल, जो लोग जो है वो ओपन जो एजुकेशन सिस्टम है ओपन बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए होता है ये, और दूरभाष या संवाद। तो ये कुछ मेथड रहते हैं। अब हम देख लेते हैं अधिगमकर्ता की रूपरेखा। तो इसमें कुछ 7 पॉइंट रहते हैं, जैसे कि सबसे पहला बच्चे की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि आप उसकी नाम, आयु बताएंगे, फिर उसका फैमिली स्टेटस, फिर रीजंस ऑफ स्टडी कि वो पढ़ना क्यों चाहता है, देन उसका प्रायर नॉलेज एंड प्रीवियर स्टडी स्किल्स, देन स्टडी सर्कमस्टांसेस और क्या समस्याएं आ रही हैं, स्टडी प्रॉब्लम्स। ये कुछ 7 आपके इसमें पॉइंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में अधिगमकर्ता की विशेषताओं में उसकी नाम, आयु, रुचियाँ और सामर्थ्य आ जाता है। इसके बाद उसकी फैमिली स्थिति में आप ये देखते हैं कि उनके घर की स्थिति कैसी है, उसके पास स्टडी रूम है कि नहीं है, घर में लाइट की व्यवस्था है नहीं है, शैक्षिक वातावरण है नहीं है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये लिखा रहता है। इसके बाद आता है कि उसके पढ़ने के रीजन्स क्या हैं। बच्चा जो है वो सेल्फ
जो उसका प्लेजर है उसके लिए पढ़ता है, या फिर उसको सोसाइटी में अपना नाम कमाना है इसलिए पढ़ता है, या फिर वो हायर स्टडीज़ लेना चाहता है इसलिए पढ़ता है, या फिर बच्चा डॉक्टर, वकील, टीचर ये कुछ बनना चाहता है इसलिए पढ़ता है। अब अधिगमकर्ता की पूर्ण नॉलेज क्या है, यहाँ पे लिखा रहता है कि उसने पहले क्या किया है, क्या उसकी एजुकेशनल एबिलिटी है, किस सब्जेक्ट का उसे कितना नॉलेज है, उसका सामान्य ज्ञान कैसा है और उसके ज्ञान का स्तर, उसके नॉलेज का लेवल कैसा है। इसके बाद यहाँ पे प्रियर नॉलेज लिखी रहती है, प्रियर स्किल्स लिखी रहती हैं बच्चे की, उसकी अध्ययन विधि कैसी है, अध्ययन कौशल कैसे हैं, बच्चा अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, वो कैसे नोट्स बनाता है या नहीं भी बनाता है, कैसे वो क्लासरूम में मैनेजमेंट करता है, कैसे इंटरेक्शन करता है, फिर उसकी स्टडी सर्कमस्टांसेस में उसके स्कूल में क्या क्या आप उसको फैसिलिटी दी जा रही हैं, इन चीज़ों को नोट किया जाता है। और देन उसकी प्रॉब्लम्स में देखा जाता है कि उसको कोई फिजिकल, मेंटल या फिर फैमिली रिलेटेड या फिर कोई जो आपकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बच्चे की अधिगम प्रोफाइल ऐसी होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे और ये 2 मार्क्स में बनानी पूछी जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस बार ज़रूर आएगी। इसके बाद आता है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होने वाले एजुकेशनल टूल्स। तो यहाँ पे जो आपके एजुकेशनल टूल्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक उपकरण और क्वालिटेटिव मतलब कि आपके गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरणों में आपके संख्या, हाइट स्टैंड और वेट मशीन शामिल हैं, जबकि गुणात्मक उपकरणों में आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, आपका इंटरव्यू मेथड, आपकी पर्सनावली, आपकी श्रेणी मापनी जिसको कि आप रेटिंग स्केल कहते हैं, इसमें कुछ 5 तरह की मापनी होती है, चेकलिस्ट, आपकी मार्किंग स्केल, आपकी ग्राफिक स्केल, आपकी ऑर्डिनल स्केल और आपकी फोर्स्ड चॉइस सिस्टम, जिसे कि आप इसेप्टिव मापन भी कहते हैं, जो कैटल द्वारा दिया गया था। इसके बाद इसमें आ जाती हैं छात्र द्वारा निर्मित वस्तुएं, जो वस्तुएं छात्र बना रहा है वो। इसके अलावा अभिलेख, जो रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे कि छात्रों की डायरिया, उनके एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उनके क्यूमुलेटिव एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसके अलावा प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिनमें कि आपके टैट, SAT, आपके जो इंकब्लोट टेस्ट है, रोसार का, ये सभी शामिल है। इसके अलावा परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, ये कुछ आपके बच्चे का जो आपकी गुणात्मक मापन की जो टूल्स हैं वो हैं। अब इसके बाद आता है आपका अच्छे शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के उपकरणों में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जो मूल्यांकन के उपकरण होते हैं ये जो है वैलिड होते हैं, ये उसी गुण का माप करते हैं जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। ये रिलायबल होते हैं कि बार बार अगर इनसे टेस्ट किया जाए तो जो एक बार परिणाम निकल के आया लगभग समान ही रहता है। इनमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, मतलब कि अगर मैं मापूं तो भी उतना ही निकल के आए, कोई और मापे तो भी उतना ही निकल के आए। इसके अलावा नॉर्म्स जो हैं ये पहले ही क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया जाता है। इसके बाद विभेदकता, वो छात्रों में जो है वर्गीकरण कर सके कि छात्र किस किस लेवल के हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिबिलिटी, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स ये मल्टीपल टाइम पूछा भी गया है, शायद मैंने ध्यान से देखा नहीं है लेकिन वेरी शॉर्ट में ये मैंने देखा है शायद से। इसके बाद आता है आपका कंटेंट एनालिसिस के स्टेप। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेप्स बताइए कंटेंट एनालिसिस के। तो कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है अपने कंटेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो सबसे पहले आप तथ्यों का चयन करते हैं, फिर उनसे रिलेटेड आप यूनिट्स का चयन करते हैं, फिर आप यूनिट्स को डिवाइड करते हैं, फिर अपने डिवाइडेशन की आप जो है जांच करते हैं, फिर आप इकाइयों का मापन करते हैं, फिर आप स्टैटिक मेथड का यूज़ करते हैं, देन आप अपनी रिपोर्ट लिखते हैं कंटेंट एनालिसिस में। इसके बाद आता है आपका एजुकेशनल टेस्ट, यानी कि जो एजुकेशनल टेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो शैक्षिक परीक्षण का तात्पर्य छात्रों की विभिन्न योग्यताओं के मापन की विधियों से है, जिसमें कि छात्रों के माप्य योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका छात्रों को उत्तर देना होता है। तो यहाँ पे जो शैक्षिक परीक्षण का वर्गीकरण होता है इसमें सबसे पहला होता है मापन क्षेत्र के आधार पे। तो ये शैक्षिक और आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं। प्रकृति के नेचर के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। प्रयुक्त सामग्री के आधार पे आपके वर्बल और नॉन वर्बल हो सकते हैं। रचना के आधार पे टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नों के आधार पे आपके एसे टाइप, आपके शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप
और मापन स्वरूप के आधार पे ये आपसे पूछा जा सकता है कि मापन स्वरूप के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन रेफरेंस्ड और आपके क्राइटेरियन रेफरेंस्ड दो प्रकार के आपके जो हैं वो परीक्षण होते हैं, मानक संदर्भित और निष्कर्ष संबंधित। इसके बाद आ जाता है आपका निबंधात्मक परीक्षण, यानी कि जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, इनमें क्या गुण है, क्या दोष है और इनमें आप क्या क्या सुझाव देके इनको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो निबंधात्मक प्रश्न जो है ये आपके वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक, यानी कि आपके डिस्कशन रिलेटेड, आपके एक्सप्लेनेशन संबंधित, आपके जो कंपैरिजन है उससे संबंधित और क्रिटिसिज्म संबंधित हो सकते हैं। अब इनके गुण क्या क्या हैं, तो इनसे क्या होता है, इनसे छात्र की रुचि और अभिवृत्ति का मापन होता है, हाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का मापन होता है, आप बच्चे की पर्सनैलिटी इनके तहत मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चे की दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि का मापन भी इनके माध्यम से कर सकते हैं। इनसे क्या होता है, इससे विस्तृत अध्ययन और चिंतन को प्रोत्साहन मिलता है, व्यावहारिकता आती है और बच्चे जो हैं अपने ज्ञान को कैसे अप्लाई करते हैं, उनका जो लैंग्वेज स्किल है वो और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, यानी कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इसके बाद इनके दोष ये ना कम वैध होते हैं, कम वैलिड होते हैं, कम रिलायबल होते हैं, ये बच्चों को रटने के लिए बाध्य करते हैं, इनमें व्यापकता और विभेदकता का गुण नहीं पाया जाता और ये परीक्षण में चांस फैक्टर पर भी निर्भर करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन याद करके जाएंगे और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता तो वो बच्चा जो है फेल मार जाएगा। और अगर वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि आपने याद करे हैं तो आपके चॉइस के क्वेश्चन आपको टॉप भी करा सकते हैं। तो ये चांस फैक्टर पर भी डिसाइड करता है। अब इसके लिए सुझाव क्या क्या दिए गए हैं, एक तो जो परीक्षणों की समयावधि है और उसके निर्देशों में सुधार किया जाए, प्रश्नों की जो रचना है वो सटीकता से की जाए, परीक्षण के प्रशासन में सुधार किया जाए, प्रशिक्षण के अंकन में सुधार किया जाए, उसकी मार्किंग ठीक से की जाए और उसमें जो है 2 अर्थों वाले प्रश्न ना पूछे जाएं और नुकीले और विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। अब आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न जिनके जो उत्तर होते हैं वो आपके ऐसे टाइप की अपेक्षा छोटे होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, लघु और अति लघु। अब इनके गुण, दोष और सुझाव देख लेते हैं। तो इनके गुण ये हैं कि छोटे होने के कारण इनमें संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछना संभव होता है और ये निबंधात्मक की अपेक्षा जो है थोड़े से वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, व्यापक होते हैं, विभेदक होते हैं और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जो इनका प्रशासन है वो भी सरल रहता है। अब इनके दोष, तो इनसे आप बच्चे की स्किल या फिर उसकी जो एप्टीट्यूड है उसको नहीं माप सकते। इसके अलावा आप लैंग्वेज स्किल को भी इसमें नहीं माप सकते। ये तथ्यों को रटने पर बल देता है और व्यक्तित्व के मापन में कम हेल्पफुल होता है और ना तो ये पूर्णतः वैध होते हैं और ना ही रिलायबल होते हैं। अब इनके लिए सुझाव, तो प्रश्न जो है ये पूरे पाठ्यक्रम से पूछे जाने चाहिए, इनकी भाषा सरल होनी चाहिए और प्रश्न जो है वो 1 मीनिंग होने चाहिए। अगर डबल मीनिंग प्रश्न होते हैं तो वहाँ भी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा प्रश्नों के निश्चित उत्तर होने चाहिए और मूल्यांकन जो है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और हल करने के संबंध में आपको स्पष्ट और निश्चित निर्देश देने चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। इनमें सबसे पहला आता है आपका सिंपल रिकॉल टाइप, सरल पुनर्संरचनात्मक, वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशन और सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस, समरूप प्रश्न यानी मैचिंग टाइप और चुनाव एवं पूर्ति संबंध जिनमें कि आपको डैश में भरना होता है और आपके पास 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल चॉइस एंड कंप्लीशन क्वेश्चन। अब इनके गुण और दोष देख लेते हैं। तो इनमें गुण जो होते हैं ये वैध होते हैं, ये रिलायबल होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनमें व्यापकता का गुण, विभेदकता का और व्यावहारिकता का। मतलब एक प्रश्न में जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण इनमें होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, ये बच्चे की केवल नॉलेज का ज्ञान मापते हैं, ये बच्चे की केवल जो उसकी मेमोरी पावर है उसका मापन करते हैं, बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल है, जो उसका अभिव्यक्ति कौशल है उसका मापन इसमें संभव नहीं है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी कठिनाई आते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं इनमें नकल करने के लिए
अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। अब इनके सुझाव, तो इनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। इसके अलावा ऐसे प्रश्न इनमें शामिल किया जाना चाहिए जिनमें कि बच्चे को तर्क करना पड़े और उसमें उनको डिसीजन भी लेना पड़े, ताकि उनकी डिसीजन पावर और उनकी रीजनिंग पावर का भी इवैल्यूएशन किया जा सके। इसके अलावा मूल्यांकन करने की जो सही विधियाँ हैं वो इसमें प्रयुक्त की जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 4 टॉपिक्स आपके आते हैं, टेस्ट की वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स। तो ये 4 आपके जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये 2 से 3 बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि पूछा गया है कि मानकीकृत परीक्षण की विशेषताओं का वर्णन करें। तो एक मानकीकृत परीक्षण में 4 विशेषताएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। पहली वैलिडिटी, दूसरी पहली वैलिडिटी, दूसरी रिलायबिलिटी और तीसरी ऑब्जेक्टिविटी एंड चौथी जो है उसके नॉर्म्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वैलिडिटी देखेंगे, और यहाँ पे सभी के फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे हैं प्राप्त करने के वो लगभग सेम है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को आप फाइंड करेंगे और उनको याद करने की कोशिश भी करेंगे। यदि कोई परीक्षण उन्हीं गुणों और उन्हीं योग्यताओं का मापन करता है जिसका मापन करने के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो उसके इस गुण को परीक्षण की वैधता कहते हैं। मतलब जो आपने उसका गुण रखा है कि ये गुण ये मापेगा और वही वो माप रहा है, तो परीक्षण क्या है, वैध है, वैलिड है। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस सीमा तक वह यह मापता है कि जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। और ये जो आपकी वैधता होती है ये अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारे जो आपके विद्वान हैं सबने अलग अलग दी है। तो इसमें कंटेंट वैलिडिटी, आपकी जो क्राइटेरियन वैलिडिटी है, कसौटी वैधता, और जो आपकी रचनात्मकता है, कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, ये कुछ होती है जिनमें कि आपकी चॉइस वैलिडिटी है। इसमें 4 प्रकार की, फेस वैलिडिटी, आपकी रीजनिंग वैलिडिटी, निदर्शन वैलिडिटी और आइटम वैलिडिटी ये शामिल है। इसके अलावा आपके जो कसौटी संबंधित है इसमें समवर्ती वैधता और पूर्व कथन वैधता शामिल है। अब इसकी जो कुछ विधियां हैं उनके नाम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आती है सरल संबंध विधि, डिव बाय सीरियल जो आपकी कोरिलेशन मेथड है, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन मेथड, और टेट्रार्चिक यानी चतुष्कोष्ठिक जो सहसंबंध विधि है। ये कुछ 4 तरह की विधियाँ इसमें यूज होती हैं, जिनमें से कि मैंने एक विधि का फॉर्मूला लिखा है जिसको पियर्सन की स्कैटर डायग्राम विधि भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैधता मापने की किसी एक विधि का नाम लिखिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पियर्सन की स्कैटर डायग्राम विधि, और इसका फॉर्मूला ये जो आपका पियर्सन का सहसंबंध वाला फॉर्मूला है सेम वही फॉर्मूला रहता है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो आपके एक्स वाई हैं वो छोटे रहते हैं और यहाँ पे इनको वर्गमूल में नहीं रखा जाता, जबकि आपका जो ऑब्जेक्टिविटी आएगा, जो रिलायबिलिटी आएगा, उनमें इसको आपका जो है वो वर्गमूल में रखा जाता है और एक्स वाई बड़े हो जाते हैं। अगर आप इस चीज़ से इसको याद रखते हैं और आप वहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करेगा। अब परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो इसमें मापन के उद्देश्य, परीक्षण में समाहित विषय वस्तु को दिया गया महत्व, क्या इम्पोर्टेंस आप कंटेंट को दे रहे हैं वो, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल, प्रश्नों की लैंग्वेज, परीक्षण की लंबाई, परीक्षण के इंस्ट्रक्शन, ये सभी जो हैं इसको प्रभावित करते हैं। अब आ जाती है आपकी जो आपका परीक्षण है इसकी रिलायबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता ये होती है कि जब आप एक ही टेस्ट को बार बार अप्लाई करते हैं एक बच्चे पे, तो वो जो है लगभग सेम ही मार्क्स उसमें लेके आता है। मान लीजिए आपने किसी बच्चे का आज टेस्ट लिया और वो 25 में से 22 मार्क्स लेके आया। आपने एक हफ्ते बाद उसी बच्चे का टेस्ट लिया, लेकिन इस बार वो क्या लेके आया, इस बार वो 25 में से 4 मार्क्स लेके आया। तो मतलब आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। लेकिन अगर वो 20 मार्क्स लेके आता है, पहले 22 लेके आया था, तो मतलब आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल है। तो यदि कोई परीक्षण उन्हीं मापीय गुणों जिनके मापन के लिए वह बनाया गया है का सही मापन करता है, तो इसे परीक्षण की विश्वसनीयता कहती है। और बार बार मापने पर वही अंकों का आना, नियरेस्ट अबव, तो वही जो है आपकी रिलायबिलिटी कहलाती है। अब इसकी कुछ विधियाँ रहती हैं आपकी, परीक्षण पुनरीक्षण विधि,
टेस्ट रिटेस्ट मेथड, समान प्रारूप विधि, अर्ध विच्छेद विधि, तरकीब समानता विधि और होयट विधि। आप चाहें तो इनके नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एक का नाम याद रखिएगा, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि पियर्सन का जो सह संबंध है वही वाला है। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि x और y बड़े हैं और ये वर्गमूल में हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यही सेम फॉर्मूला आपका जाएगा प्रश्न की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें। तो मैंने ये सेम ही फॉर्मूले वाले निकाले हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। अब परीक्षण की विश्वसनीयता को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, इसमें सबसे पहले परीक्षण की लंबाई, परीक्षण की सजातीयता, परीक्षण की विभेदन क्षमता, देखिए कठिनाई स्तर ऊपर आ चुका है, योग्यता प्रसार, गतिशीलता और परीक्षण का कठिनाई स्तर। यहाँ पे कठिनाई स्तर जो है ये आपका जो वैलिडिटी है और जो आपकी रिलायबिलिटी है दोनों को ही इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं कि परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, तो वह परीक्षण जिसका मापन जो है वो परिणाम मापनकर्ता की व्यक्तिगत मान्यताओं यानी कि जो टीचर है उसकी पर्सनल चॉइसेस के अकॉर्डिंग इफेक्ट नहीं होता और उसका मापन कोई भी व्यक्ति करे तो मापन परिणाम समान ही रहते हैं, उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे किसी भी एक व्यक्ति, अभी तक क्या था आपका रिलायबिलिटी में कि बच्चे पे कितनी भी बार अप्लाई किया जाए उसी टाइप का टेस्ट, तो अब क्या है, अब कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी दो व्यक्ति या फिर मल्टीपल जो टीचर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनसे वो अफेक्ट ना करे। इस बार बात टीचर्स की हो रही है। तो वह परीक्षण जिसके मापन परिणाम मापनकर्ता की व्यक्तिगत मान्यताओं, पसंद नापसंद एवं धारणा आदि से प्रभावित नहीं होते और उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति उसका मापन करे तो परिणाम समान ही हो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपकी ऑब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी ज्ञात करने की विधि मैं आपको बता चुकी हूँ, R = n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन में n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स कंप्लीट स्क्वायर। इसके बाद इसके मल्टीपल में n सिग्मा वाई स्क्वायर एंड कोष्टक में सिग्मा वाई का स्क्वायर, देन आपका कोष्टक बंद। इसके बाद ऑब्जेक्टिविटी को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, परीक्षण संबंधी और आपके मूल्यांकनकर्ता संबंधी, यानी फैक्टर रिलेटेड टू टेस्ट एंड फैक्टर्स रिलेटेड टू इवैल्यूएटर। इसके बाद आता है आपका परीक्षण के मानक। तो यहाँ पे किसी भी परीक्षण के मानक बताते हैं कि किसी विशेष संदर्भ समूह के सदस्य परीक्षण में किस प्रकार से अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि मानकों के आधार पे आपका रिजल्ट निकल के आता है और रिजल्ट ही बताते हैं कि पेपर कैसा था, कितने % बच्चे जो हैं हाई लेवल हैं, कितने मॉडरेट हैं, कितने लो लेवल हैं और किनको जो है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग मेथड की नीड है। अब मानकों के प्रकार देख लेते हैं कि मानक किस किस बेस पे डिसाइड किए जाते हैं। तो ये बच्चे की आयु के अनुसार, कक्षा के अनुसार, परसेंटाइल के अनुसार और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स भी होते हैं। अब अच्छे मानकों की विशेषताएं क्या होती है, तो ये नवीन होते हैं और ये प्रतिनिधित्वता होती है इनमें। ये सभी जो आपके टॉपिक्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और सभी बच्चों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें रिलेवेंसी पाई जाती है यानी सार्थकता, और इनके आधार पे बच्चों के जो कंपैरिजन है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनमें तुलना का गुण भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, इनको आपको चारों को 1 से 2 बार रिपीट कर लेना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा गए हैं मल्टीपल टाइम कि एक टेस्ट का स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है और उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो उसकी वैलिडिटी है, जो रिलायबिलिटी है और जो उसके नॉर्म्स हैं, इनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे अगर आप इसमें से थोड़ा थोड़ा भी लिख देते हैं, चूँकि मैंने हेडिंग्स को यूज किया है और उसको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इसमें एक टॉपिक और रहता है कि आप जो है टेस्ट का कंडक्ट कैसे करवाएंगे और टेस्ट में जो आपका मटेरियल है उसमें आप नकल वगैरह होने से कैसे रोकेंगे, यानी कि यहाँ पे आप कैसे उसको रिपोर्ट करेंगे। ये एक टॉपिक रहता है जो कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें 2 टॉपिक और है स्टैंडर्डाइजेशन में, एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण और दूसरा आता है आइटम एनालिसिस, और इनको आपको फ्रेंड्स डिटेल से पढ़ने की नीड है। इन दोनों का जो वीडियो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ आपको एक
अचीवमेंट टेस्ट का कंस्ट्रक्शन करना ज़रूर सीखना है, क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट मल्टीपल टाइम पूछा गया है। और अगर अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन आता है तो आप बड़े इजीली 8 के 8 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट ज़रूर बनाना सीख लेना है। आप कल अगर इसको 1 से 2 बार ब्लूप्रिंट बनाने का ट्राई करते हैं तो आराम से बना पाएंगे। इसके बाद आपका आइटम एनालिसिस भी इसी में ऐड होना था, जो कि मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि उसका एक अलग से वीडियो है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप अचीवमेंट टेस्ट एंड आइटम एनालिसिस ज़रूर देखें। अब आपका स्टैटिक्स वाला पार्ट रहता है, जिसमें कि मैं आपको स्टैटिक्स वाले पार्ट की थ्योरी पहले कराऊंगी, और अगर मुझे टाइम मिलता है कल ही तो फिर मैं आपको जो है न्यूमेरिकल भी समझा दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे, तो वीडियो में बने रहें और चैनल पे भी बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।